नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। इस कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम नामक बुक में से हमारे टर्म 1 में शामिल किए गए पाठ के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसमें शब्दकोश क्या है, शब्दकोश का निर्माण कैसे होता है, ये हमारी भाषा को समृद्ध और विस्तृत करने में किस तरह से अपना योगदान देता है, इन समस्त बातों को अपनी चर्चाओं का महत्वपूर्ण विषय बनाएंगे। इसमें एक बच्ची है जिसका नाम दिया गया है चंद्रिका। चंद्रिका ने किसी वक्तव्य को, कथन को पढ़ा और पढ़ते ही तुरंत एक शब्द पे आकर के वह सोच में लीन हो गई। सोचने समझने का नजरिया ये था कि इस शब्द का और कौन सा अर्थ निकलता है। चंद्रिका किस असमंजस में है जानते हैं और इस असमंजस से मुक्त होने के लिए उसने शब्दकोश से किस तरह से सहायता ली उसके विषय में भी जानकारी लेते हैं। चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच में जैसे अचानक एक कंकड़ी आ फंसती और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भी भागी, लेकिन वहां भी उसे कोई उपाय नहीं मिला क्योंकि दीदी बाहर गई हुई थी। चंद्रिका के लिए अब कोई चारा ही नहीं था, कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, अब वह उसे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो उत्सुकता थी, उसकी जो जिज्ञासा थी, उसकी कुछ जो जानने की प्रवृत्ति थी, वो वहां संतुष्ट नहीं हो रही थी। ये जो उपन्यास है, पढ़ते पढ़ते खाने में कंकड़ी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खलल डाल रहा था। शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था, बगैर अर्थ जाने वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, मानो अचानक से कोई ब्रेक लग गया हो। शब्द क्या था? विदग्ध। विदग्ध ये शब्द है और उसका मुंह चिढ़ा रहा है। यह पराजय का भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था। लेटे लेटे इसी शब्द के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे सामने खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई है और उसके सामने खड़ी हो गई। अरे ये तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंकी, थोड़ी सी घबराई, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाला। साहस बटोर कर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? शब्द लोक से आई हूं और मैं चंद्रिका हूं, उसने तुरंत जवाब दिया। लेकिन चंद्रिका कहती, भाई चंद्रिका तो मेरा नाम है। तो वो परी कहती है, हाँ मैंने ही तो तुम्हें यह नाम उधार दिया है, घबराना मत, मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती। शब्द परी चंद्रिका हंसते हंसते परिहास के स्वर में बोली, यानी मजाक बनाते हुए, और हाँ मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा, मगर तुम्हारे लोक के जो दूसरे निवासी हैं वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। शब्द परी बोली, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। चलो मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। मगर मैं चलूंगी कैसे? मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख भी नहीं है। चंद्रिका ने थोड़े से आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ, चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हम नाम शब्द परी के साथ फूलों के रथ पर सवार होकर थोड़ी समय तक उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा। नगर की विशेषता ये थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था और सारे भवन इस राजमार्ग के एक ही तरफ पंक्तिबद्ध तरीके से बने हुए थे। राजमार्ग के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है और यह एक आदर्श लोकतंत्र है। यहाँ सभी शब्द समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत भी नहीं होती। कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा, इस बात पर भी कोई विवाद ही नहीं होता। चंद्रिका ने पूछा। तो शब्द परी बोली, हमने इसके लिए नियम बना रखे हैं। हर शब्द अनुशासन का पक्का है, बिना किसी बल प्रयोग के वह अपनी जगह खुद ले लेता है। जब किसी नए शब्द को यहाँ की नागरिकता मिलती है तो वो भी यहाँ के नियमों के आधार पर इसी राजमार्ग के किनारे अपनी जगह बना लेता है। यहाँ के भवन भी ऐसे हैं कि वे थोड़े थोड़े आगे खिसक कर शब्द को उसका सही स्थान अपने आप ही दे देते हैं। चंद्रिका की फिर से जिज्ञासा थी, नए शब्दों को आपके लोक की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है? तो शब्द परी ने गर्व भाव से कहा, नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं, मगर वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिलती,
तब तक हम अपने लोक में उसे प्रवेश की अनुमति भी नहीं देते। नागरिकता तो दूर की बात है, हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी पड़ती है। रथ नीचे उतरा, शब्द लोक के प्रवेश द्वार पर होता हुआ राजमार्ग पर आगे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्द परी, तुम्हारे लोक की आबादी क्या होगी? तो शब्द परी ने बताया, अभी तो हमारे लोक की आबादी है लगभग 5 लाख। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। तो शब्द परी ने आगे कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है, फिर हर मकान को एक संख्या दे दी जाती है, उसी प्रकार हमारे लोक में भी पहले खंडों में बांटा जाता है, फिर उस खंड में भी हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। चंद्रिका का अगला सवाल आया कि यहाँ खंडों का नामकरण कैसे किया गया है? तो यहाँ खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे गए हैं। जैसे क खंड, यानी क से निर्मित होने वाले सारे शब्द इस खंड में हैं। च खंड, प खंड आदि। इन खंडों का क्रम भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार है। हाँ, 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। वे क्या? पहला अंतर तो ये है कि हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है, मगर इस श्लोक का पहला खंड अंग खंड से शुरू होता है। इसके बाद अ खंड आता है, आ खंड आता है, ई खंड आता है, आदि वर्णमाला के क्रम से ही आते हैं। दूसरा अंतर क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर श, श किसके योग से बना है? क प्लस श के योग से। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखा देती हूँ। इनको संयुक्त वर्ण क्यों कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहने के पीछे क्या कारण है? तो देखिए, श जो है, ये श जो है, इसका निर्माण कैसे होता है? हमने लिखा क और क के साथ मिलता है श क्षत्रिय वाला, ये हमने लिखा षटकोण। क और क्ष के मेल से बनता है क्ष क्षत्रिय। ठीक है। त्र, त्र कैसे बना? बोल के देखो। त्र तो पहले आता है त के साथ में दूसरा वर्ण कौन सा संयुक्त हो रहा है? त्र, र। ठीक है, त्र है ना, त के साथ में र। फिर आता है ज्ञ, इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान, ज बोलते हैं। तो यहां मिलता है एक तो ज, और ज के साथ में इसी के वर्ण का पंचमाक्षर ञ, ये ञ जुड़ता है और इससे बनता है ज्ञ। समझ गए? फिर आता है श्र, ये जो श्र है ये किसके योग से बना है? ये शलगम वाला श और इसके साथ में जुड़ता है र, इन दोनों के योग से बनता है, क्या बनता है? श्र। इनको संयुक्त अक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्णों के संयुक्त मेल से बना है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको ये बात। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो भाई हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त अक्षर हैं, जो वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे शब्द लोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ आते हैं, यानी इनको सबसे अंत में रखा जाता है वर्णमाला में। ठीक है, बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई? चंद्रिका ने बोलेपन से कहा, खूब सब समझ जाओगी, बस इस राजमार्ग पर मेरे साथ आगे चलो। फूलों का रथ अब आगे राजमार्ग पर चलने लगा। एक और प्रकृति का अक्षत सौंदर्य था और दूसरी ओर शब्दों के भवन। पहला खंड था अंग खंड, दूसरा अखंड, नेक्स्ट आखंड, ई खंड, ई खंड आदि एक एक करके आने लगे। स्वर वर्णों से नामित आखिरी खंड अवखंड था और फिर व्यंजन वर्ण से नामित पहला खंड आया क खंड। जानते हैं आप सभी, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान आप सभी को होगा। हमारे यहाँ पर हिंदी के अंदर 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इन सारे 11 वर्णों यानी स्वरों के पश्चात फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या है 25। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन 4, फिर आते हैं उष्म व्यंजन 4, और उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर, और ज के साथ हमारी वर्णमाला पूर्ण हो जाती है। तो शब्द पर ही बोली भाई, जब स्वरों वाली नामित जो श्रृंखला है वो पूर्ण हो जाती है तो फिर क वर्ण आता है, और जो है व्यंजन। शब्द पर ही बोली, अब व्यंजन वर्णों से नामित खंड शुरू होते हैं। इन खंडों की एक खास बात यह है
कि ये उपखंडों में विभाजित होते हैं। खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा के द्वारा नामित किया जाता है। चंद्रिका फिर से बोल पड़ी। बात पूरी तरह समझ में नहीं आई तो शब्द परी ने समझाया। हमें व्यंजनों में आवश्यकता अनुसार मात्राएं लगानी पड़ती है, क्योंकि बिना मात्रा के यानी बिना स्वरों के व्यंजन पूर्ण नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना पड़ता है। कैसे? जैसे क खंड लो, इसके सामने से अभी गुजर रहे हैं। देखो पहला उपखंड क है। अब क से शुरू होने वाले शब्दों के भवन है, इसमें क के ऊपर अनुस्वार लग गया। पहले इससे संबंधित वर्ण आएंगे, शब्द आएंगे, फिर क उपखंड है, ठीक है। फिर आ जाएगा का, फिर इसी तरह से छोटी की, फिर बड़ी की, फिर छोटा कु, फिर बड़ा कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह। इस तरह से जो बारहखड़ी बन जाती है, उस बारहखड़ी में हर एक मात्रा के साथ जो क के साथ संयोजित होती है, उस संयोजन के साथ उससे निर्मित होने वाले सारे शब्दों को इन शब्दकोश में शामिल किया गया है। रथ आगे बढ़ रहा है। क खंड के विभिन्न उपखंड एक एक करके गुजरने लगे। कं, का, की, कु, के, कई और को, कऊ। कऊ उपखंड तक पहुंच चुका है। तभी चंद्रिका के मन में फिर से सवाल उठा। मेरी हम नाम जी विभिन्न मात्राओं से नामित उपखंड तो नजर आए हैं, मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं जहां दो व्यंजन मिलकर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। अभी हम क खंड का नजारा देख रहे हैं, मगर क्यारी, क्रंदन, क्रीड़ा, इन शब्दों ये इत्यादि शब्द तो नजर ही नहीं आए। शब्द परी बोली, ये तुमने अच्छा सवाल किया। हमारे लोक में इसके भी कई निश्चित नियम हैं। अब क खंड की ही बात लो। कं उपखंड से चलते चलते कऊ उपखंड तक पहुंच चुके। इसके बाद संयुक्त अक्षर का उपखंड शुरू होगा। शब्द परी ने सच ही कहा था। कऊ उपखंड के तुरंत बाद आधा क उपखंड शुरू हुआ। जैसे क्या, क्यारी, क्यों जैसे शब्द आने लगे। शब्द परी बोल पड़ी। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही बताया था कि क्ष, त्र, श्र जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, और आपकी बात अब मेरे समझ में उस समय नहीं आई थी। शब्द परी समझाने की मुद्रा में बोली, देखो अब श का ही उच्चारण लो। ये क और श के योग से बना है, संयुक्त अक्षर है। इस संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर यानी प्रथम अक्षर क है, अतः यह इसी उपखंड में आगे जाकर आ जाएगा। रथ की यात्रा जारी थी। चंद्रिका ने ध्यान दिया कि क प्रथम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक एक करके सामने से गुजर रहे थे। क्रम वर्णमाला का ही था। हाँ, वे दो नियम लागू कर रहे थे जो शब्द परी ने शुरू में बताए थे। क और य से मिलकर बने संयुक्त अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों क और र के बने संयुक्त अक्षर क्र से शुरू होने वाले शब्दों के भवन तक आए। क्रंदन, क्रंदित, इसके बाद क्र का नंबर आया। क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन आए। फिर क्रा, क्री इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते चले गए। तो ये है परी, जो शब्द परी आई है, इसके शब्द लोक की एक यात्रा, जिससे विदित करवाया है किसको? चंद्रिका को। तो ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि शब्दकोश शब्दों का एक खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप और विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग से आरंभ होने वाले शब्द सबसे पहले आते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें क्रम में रखा जाता है, उस क्रम में जिन व्यंजनों से मिलकर वे बनते हैं। जैसे क और क्ष से मिलकर के बना क्ष, तो इसे क के वर्ण में रखा जाएगा। ज और य से मिलकर बना ज, तो इसको उस वर्ण में जो ज से शुरू होते हैं उस भवन की पंक्ति में रखा जाएगा। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं, जैसे क्या, कौस्तुभ आदि। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बताया गया सारा ज्ञान जो है, सारी बातें जो है, सारा परिचय जो है,
बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ आया होगा। जहां कहीं कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कोई आशंका हो, किसी तरह का कोई असमंजस हो, तो आप तुरंत हमसे बात भी कर सकते हैं और चर्चा के माध्यम से हम उस प्रश्न का समाधान भी निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद बेटा जी।